किस्मत का एक ऐसा मोड़ आता है जब राजू, श्याम और बाबूराव की जिंदगी एक धोखेबाज के हाथों धोखा खा जाती है। अब उन्हें एक खूंखार गैंगस्टर से लिया गया लोन चुकाने का कोई रास्ता निकालना होगा। बाबूराव, राजू और श्याम आलीशान जीवन शैली जीते हैं। एक ठगमहिला अनुराधा खुद को बैंक मैनेजर बताती है और उनके पैसे दोगुने करने का वादा करती है। राजू बाबूराव और श्याम से 6 लाख उधार लेता है और उनकी जानकारी के बिना ही वह मंगला बेच देता है जिसमें वेरहर हैं। वह करोड़ का आंकड़ा छूने के लिए एक स्थानीय गुंडप्पू से 10 लाख लेता है। तीनों को जल्द ही पता चलता है कि अनुराधा ने उन्हें धोखा दिया और उन पैसे लेकर गायब हो गई है। तीनों अपनी खराब जीवन शैली जीने के लिए वापस आ जाते हैं। उसके मालिक तिवारी सेठ द्वारा प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि उसने उससे पैसे उधार लिए थे। पप्पू तीनों का पता लगाता है और उन्हें तिवारी के पास ले जाता है जो उन्हें पैसे वापस करने की समय सीमा देता है। बाबूराव, श्याम और राजू खुद को अपनी कल्पना से परे अमीर पाते हैं। एक दिन राजू को पता चलता है कि वह 10 दिनों में अपनी संपत्ति को दोगुना कर सकता है और एक एजेंसी से अनुराधा नाम की एक आकर्षक युवती से मिलता है। वह उसे बताती है कि न्यूनतम निवेश 1 करोड़ है और राजू तुरंत इस पैसे का निवेश करने के लिए सहमत हो जाता है। वह एक स्थानीय गुंडे पप्पू से 25 लाख रुपये भी उधार लेता है और बाकी पैसे श्याम और बाबू को अपने अपने निवेश पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी करके लाता है। कुछ दिनों के बाद जब तीनों अपनी दोगुनी संपत्ति लेने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। तबाह होकर वे अपने बंगले से बाहर चले जाते हैं और अब एक चौल में एक झुग्गी में रह रहे हैं। जब पप्पू उनसे मिलने आता है जो अपना पैसा वापस चाहता है क्योंकि उसे खूंखार गैंगस्टर तिवारी का पैसा चुकाना है। तीनों को तिवारी के पास ले जाया जाता है और वे उससे विनती करते हैं, लेकिन सब व्यर्थ जाता है। फिर वे डकैती का नाटक करने का फैसला करते हैं। हालांकि यह भी ठीक नहीं होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि एक अमीर पारसी आदमी के पास प्राचीन बंदूकों का एक संग्रह है जो उनके नुकसान से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। वे इन बंदूकों को चुराने की योजना बनाते हैं और तिवारी के साथ एक सौदा करते हैं। हालांकि एक बार फिर मर्फी का नियम लागू होता है और तीनों खुद को गैंगस्टरों और हथियारों की भीड़ से भागते हुए पाते हैं, जिसमें एक ऐसा आदमी भी शामिल है जो स्टील को काट सकता है और एक चेहरा विहीन 8 फीट का राक्षस जो बंदूकों को अपने हाथों में लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए गणपतराव, बाबूभाई आप्टे, परेश रावल, घनश्याम श्याम, सुनील शेट्टी और राजू अकुमार खुद को अपनी कल्पना से परे अमीर पाते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास एक कार, एक विशाल स्विमिंग पूल वाला एक आलीशान घर है जिससे बाबूभाई अभी तक परिचित नहीं है और एक बहुत ही आसान जीवन है। फिर राजू को बाबू के फोन पर 20 दिनों में उसकी संपत्ति को दोगुना करने की योजना के साथ एक फोन आता है। राजू की मुलाकात बॉम्बे के व्यापारिक जिले में लक्ष्मी चिट फंड की एक एजेंसी से अनुराधा बिपाशा बसु नाम की एक आकर्षक युवती से होती है। वह उसे बताती है कि न्यूनतम निवेश 1 करोड़ है और राजू तुरंत अपने 10 लाख रुपये निवेश करने के लिए सहमत हो जाता है। वह पप्पू नाम के एक अन्य व्यक्ति को 20 लाख रुपये देने के लिए धोखा देता है और श्याम और बाबू प्रत्येक 6 लाख रुपये निवेश करते हैं। राजू श्याम और बाबू से पूछे बिना घर बेचकर 25 लाख रुपये और प्राप्त करता है। 20 दिनों के बाद जब तीनों अपनी दोगुनी हुई संपत्ति लेने जाते हैं तो पाते हैं कि अनुराधा और उसकी कंपनी गायब हो गई है। तबाह होकर वे अपने बंगले से बाहर चले जाते हैं और अब एक चौल में झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। कचरा सेठ चौल का कबाड़ विक्रेता है जो चोरी के सामान का भी कारोबार करता है। अंजलि चौल के अकाउंटेंट की बेटी है और किराया लेने आती है। पप्पू अगले दिन अपने हिस्से के पैसे लेने बंगले पर आता है, लेकिन ये जानकर चौंक जाता है कि राजू चला गया है और बंगला अब एक पारसी बंदूक संग्रहकर्ता के कब्जे में है। पप्पू हैरान है क्योंकि उसे ये पैसे तिवारी शरद सक्सेना का देना है, एक अंडरवर्ल्ड डॉन। राजू एक डांस बार में अनुराधा से मिलता है, लेकिन बाद में जब वह बाबू और श्याम के साथ लौटता है तो उसे नहीं ढूंढ पाता है। एक दिन पप्पू तीनों से मिलता है, लेकिन यात्रा गुंडों को बेवकूफ बनाकर भागने में सफल हो जाती है। राजू, श्याम और बाबू भैया शहर छोड़ने वाले होते हैं जब राजू को याद आता है कि उसे अंजलि पाटेकर, रिमी सेन नाम की एक महिला को पैसे 4 रुपये देने हैं, जिसने उसके लिए बस का टिकट खरीदा था
जब उसके पास ₹100 के बदले पैसे नहीं थे। राजू ने अंजलि को पैसे वापस करने के लिए उसका पीछा किया था और उसे मकई, मीठी बर्फ, मीरा गो राउंड राइड खरीदने की कोशिश की थी। यह सब उसे बदले में देने के प्रयास में किया था। लेकिन अंजलि ने सब कुछ चुका दिया और राजू ने उसके साथ डेट की। तीनों अंजलि के घर जाते हैं और यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि वह पप्पू की बहन है। तिवारी के गुंडे आते हैं और अंजलि का अपहरण कर लेते हैं क्योंकि पप्पू ने पैसे नहीं लौटाए हैं। तीनों वापस तिवारी के पास जाते हैं और उससे अंजलि को छोड़ने के लिए कहते हैं और तिवारी उन्हें पैसे लेकर आने और अंजलि को छोड़ने के लिए कहता है। उन्हें 3 दिनों में पैसे 80 लाख रुपये जुटाने हैं। चौल में राजू एक बातचीत सुनता है जहां एक गिरोह के सदस्य मुन्ना जॉनी लीवर, जो उनके अगले दरवाजे के पड़ोसी हैं, ने एक अन्य गैंगस्टर नानजी भाई मिलिंद गुना जी के संगठन में एक जासूस रखा है। राजू को पता चलता है कि नानजी ने अपने गुप्त ठिकाने में 4 करोड़ रुपये रखे हैं और इसे चुराने का फैसला करता है। तिवारी को पता चलता है कि एक अमीर पारसी आदमी के पास प्राचीन बंदूकों का एक संग्रह पेन बंदूकों का है जिसकी कीमत करोड़ों में है, लेकिन वह पारसी को नहीं ढूंढ पाता है। पप्पू को पारसी घर को प्राचीन बंदूक संग्रह के साथ देखना याद है जिसने राजू के बंगले पर कब्जा कर लिया है। पप्पू 2 दिनों में तिवारी को बंदूकें दिलाने का वादा करता है। पप्पू के गुंडे घर में घुस जाते हैं और बंदूकें चुरा लेते हैं। उन्हें 6 बंदूकें और 3 बहुत पुरानी बंदूकें मिलती हैं, लेकिन 3 सबसे कीमती बंदूकें, प्रत्येक की कीमत करोड़ों में है। स्थानीय स्तर पर कचरा सेठ को बेच देते हैं, जो बदले में बंदूकें राजू और गिरोह को बेच देता है, जो उन बंदूकों का इस्तेमाल मुन्ना पर छापा मारने के लिए करते हैं जब वह नानजी भाई के ठिकाने को साफ कर देता है। लेकिन मुन्ना से लूट में केवल ड्रग्स हैं और नकदी नहीं। वे सोचते हैं कि अगर वे ड्रग्स कचरा सेठ मनोज जोशी को बेच सकें और तिवारी को भुगतान कर सकें तो वे भी अमीर बन सकते हैं। कचरा सेठ पप्पू को बुलाता है क्योंकि पप्पू उन लोगों की तलाश कर रहा था जिन्होंने उससे बंदूकें खरीदी थीं। कचरा सेठ ड्रग्स का नमूना नानजी भाई के पास भी ले जाता है, जो उससे चुराई गई सामग्री को पहचान लेते हैं। अंजलि को पता चलता है कि राजू वे अनुराधा को बचाते हैं, जो उन्हें बताती है कि पूरा घोटाला कबीरा गुलशन ग्रोवर और उसके करीबी सहयोगी छोटा चेतन ने तीनों से बदला लेने के लिए रचा था और उसके साथ जाने का एकमात्र कारण यह था कि वे उसकी भतीजी को बंधक बना रहे थे। अनुराधा की बहन कबीरा के गिरोह की सदस्य थी और पहली फिल्म के अपहरण की साजिश का हिस्सा थी। फिरौती देने के लिए उनके पैसे हीरे में बदल दिए गए थे, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी भतीजी भाग गई है तो वह उनके साथ भाग गई और उन्हें एक सर्कस ट्रेन जिसका नाम कुकडुकू था की सजावट के नीचे छिपा दिया। नानजी भाई कचरा सेठ को तीनों से ड्रग्स को अपने ठिकाने पर लाने के लिए कहने के लिए मजबूर करता है। इस बीच मुन्ना के आदमियों को तीनों द्वारा चुराई गई ड्रग्स मिल जाती है और वे उन्हें वापस ले लेते हैं। फिर तिवारी के आदमी पैसे लेने पहुंचते हैं। उसी समय तीनों अंजलि और अनुराधा के साथ लौटते हैं, जिन्हें तिवारी के आदमी अगवा कर लेते हैं। नकली सूटकेस का इस्तेमाल करके नानजी भाई को पैसे देने के लिए धोखा देने और फिर उस पैसे से तिवारी का कर्ज चुकाने की योजना बनाने के बाद तीनों तिवारी और उसके आदमियों और नानजी भाई और उसके आदमियों को रॉयल सर्कस में बुलाते हैं। पप्पू और उसके आदमी, मुन्ना भाई और उसके आदमी और छोटा चेतन और उसके आदमी सभी सुन लेते हैं और रॉयल सर्कस की यात्रा करते हैं। पारसी बंदूक संग्रहकर्ता मुन्ना को अपनी बंदूकों के साथ देखता है और उसका पीछा करते हुए सर्कस में भी जाता है, जबकि अभिनेताओं का समूह जो तीनों को सर्कस में छोड़ता है वहां पैसे के बारे में सुनता है और उनका पीछा करने का फैसला करता है। तीनों पहले नानजी भाई और उसके आदमियों को खाली सूटकेस के साथ धोखा देते हैं और पैसे ले लेते हैं, जिसे खोलने पर पता चलता है कि ये नकली है। कोई अन्य विकल्प न होने पर वे इसे तिवारी को देने का फैसला करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वह मान लेंगे कि यह असली है। वह ऐसा करता है और अनुराधा और अंजलि को मुक्त कर देता है, लेकिन नानाजी को खाली सूटकेस का पता चलने के बाद वह तीनों का सामना करता है और बाबू भैया से बहस करता है, जो गलती से यह बता देता है कि पैसा नकली है। मुन्ना भाई और उसके आदमी, पप्पू और उसके आदमी, छोटा चेतन और उसके आदमी
पारसी बंदूक कलेक्टर और अभिनेताओं का समूह सभी पहुंच जाते हैं। तीनों ड्रग्स लेते हैं और पीछा करते हुए उन सभी से दूर भागते हैं। पीछा करने के दौरान हर कोई अनुराधा के हीरे के बारे